हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम। हर फ्राइडे को हम आपके सामने पेश करते हैं साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के लिए बहुत ही एक्सपर्ट हैं। साउथ एशियन मुल्कों को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत मुल्कों में गए हैं, बहुत मुल्कों में लगातार राब्ते हैं। इसके अलावा आपकी कई किताबें आ चुकी हैं और अब चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और बहुत काम किया है। मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका वगैरह के दौरे किए हैं, बहुत अच्छे से दुनिया को जानते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब से आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो ये कि तालिबान की सरकार ने चीन के साथ जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके लिए दस्तखत कर दिए हैं। आपको याद होगा, चीन ऐसा मुल्क है जिसने इस हुकूमत के बदलने के बाद अपना नया एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है काबुल में। इसके अलावा अब से पहले ऐसी भी खबरें आ चुकी हैं कि वहां के माइंस के सिलसिले में भी चीन ने काफी संजीदगी दिखाई है। वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उस पर हम बात करेंगे, आखिर क्या कुछ है ये। इसके अलावा भूटान में कुछ हाइडल प्रोजेक्ट के लिए पावर प्लांट तैयार हुए हैं और उधर सिक्किम भी बराबर में है, कुछ बांध खतरे में है। क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। और बांग्लादेश से भी एक बहुत दिलचस्प खबर है। वहां की जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद, वो अपनी बेटी साइमा वाजिद को प्रमोट कर रही हैं। शायद आने वाले वक्त में वो काफी एक्टिव वहां की पॉलिटिक्स में हो। लेकिन इस वक्त WHO की रीजनल ऑफिस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका इलेक्शन हो रहा है। एक नेपाल के कंटेस्टेंट हैं और बांग्लादेश से ये है। क्या कुछ है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर क्या अपनी सक्सेसर के तौर पर अपनी बेटी को प्रमोट कर रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। कुछ और भी इश्यूज अगर आएंगे जिस बीच में तो उस पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से पहले हमने कई बार आपके साथ बात की है कि तालिबान सरकार काफी, हालांकि उसके साथ दुनिया के मुल्कों ने फॉर्मल रिलेशनशिप उस तरह से नहीं बनाई है जिसमें सरकार को रिकॉग्नाइज करने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने अपने यहाँ की करेंसी को संभाला है, अपने यहाँ की सिक्योरिटी बेहतर की है। अब वो चीन के नजदीक और ज्यादा नजदीकी बढ़ रही हैं। ये BRI पर जो एग्रीमेंट है वो क्या कुछ है, उस पर बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या कुछ है ये। एक ऐसी हुकूमत जिसके नुमाइंदों को दूसरे मुल्कों में जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती हो, वो चीन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। क्या कुछ है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। हमारे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो जो अहम खबर है वो ये है कि ये एग्रीमेंट जो एक्चुअली है ये पिछले सैटरडे को, पिछले शनिचर के दिन ये पाकिस्तान में हुआ था। और वहाँ पे जो है ये एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ, जो और जो चाइना के एम्बेसडर है पाकिस्तान के उनके साथ, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ, ये बाकायदा जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये उन्होंने हस्ताक्षर दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो है अफगानिस्तान जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो ये है कि जो CPEC जो बन रहा है या बन चुका है, पाकिस्तान से चाइना से काराकोरम हाईवे होता हुआ, वो मतलब बाल्टिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ वो जो है वो बलूचिस्तान जाएगा और वहां से जो उनका पोर्ट है ग्रादर वहां पे जाएगा। तो यही जो रोड है ये निकल के जाएगी, इसी के अंदर से कोई एक रोड निकल के जाएगी, वो शाख है उसकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ निकलेगी, जिसके ऊपर ये संधि हो चुकी है। अब ये जो है मतलब ये ऑफिशियल हो चुका है। बात तो बहुत जमाने से चल रही थी कि अफगानिस्तान जो है बेल्ट एंड रोड पे है, लेकिन अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। कोई भी वो संधि अगर करती है तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन ये बात चाइना की कहने की है कि चाइना जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है
एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो कि उसने मतलब खुल के नहीं किया है कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेकिन उसके साथ उसने संधि कर ली है। और ये संधि यही हुई है कि वहां से वो अफगानिस्तान के अंदर जाएगा, पाकिस्तान से, और फिर आगे जो है वो सेंट्रल एशिया में जाएगा। तो अब तो ये ऑफिशियल हो गया है। तो ये सैटरडे की बात थी। उसके बाद वहां से अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल है वो BRI का जो 10 साल का मतलब वो एक बड़ा शो था बीजिंग के अंदर, जिसमें 130, किसी ने कहा कि 140 लोग आए थे, ममालिक आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। इसमें सबसे बड़े जो मतलब मेन हीरो है वो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि आए थे रशिया से और मतलब मॉस्को से और बीजिंग आए थे। और उसकी वीडियो भी जो है काफी वायरल है मीडिया में कि वो साथ साथ चल रहे हैं, पूरा एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और उनके साथ सूटकेस वगैरह जो है वो चल रही है। तो वो उन्होंने आकर करके उसका इफ्तिताह किया था। ये 2 दिन पहले, मतलब एक समझ लीजिए कि मंगल और बुध का कॉन्फ्रेंस था, जो कि मतलब मीडिया ने, और जो खासकर जो चाइनीज मीडिया है और जो उनके लाइव मीडिया ने उसको बहुत सक्सेसफुल कहा। और उसमें यही कहा कि जो भी मुल्क हैं जो आए थे वो चाइना से बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ये बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा मतलब अहम जो बात है कि ये अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अब चाइना से, बीजिंग से जो है दुनिया चलेगी, वॉशिंगटन से नहीं चलेगी। अब जो है वो मतलब जितने ममालिक हैं, ये 130 या 140 जितने भी लोग आए हैं, ये अपनी तरफ से मतलब इनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन ये बीजिंग को या चाइना को मतलब दुनिया का सरदार मानने के लिए तैयार है। यही इससे मैं समझता हूँ। अब वो अमेरिका को सरदार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये बात जो है ये खुल के आ रही है। ये अभी 2023 है। ये कयास लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो उलट जाएगा। और अब जो हुकूमत दुनिया की चलेगी वो बीजिंग से चलेगी। और मतलब चाइना जो है वो मतलब ये है कि सारी जो दुनिया के प्रॉब्लम्स है उन सारी मुदाखलत करेगा। तो ये खबर है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये चीन को इतना ज्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्यों है, क्या कुछ है? क्योंकि हमें याद है जैसे ही अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार वहां पर आई, उसके बाद से ही चीन का एक तरह से आना जाना, मुलाकातें, कभी मिनरल्स की बात होती है, कभी ये BRI की बात अब शुरू हो रही है। आखिर ये चीन उसी जगह जिसे कहते हैं ना पंजा क्यों मारता, जहां अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है? क्या पूरी दुनिया को अमेरिका से छीनना चाहता है? नहीं, देखिए, आपको पहले इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान जो है, चाइना जो है वो अफगानिस्तान का नेबर है। और वहां पे वखान कॉरिडोर है एक, जो कि एक्चुअली एक पास है, जो कि चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, जो ईस्टर्न प्रोविंस है, वो अफगानिस्तान से बॉर्डर उसकी लगती है। और वहां पे एक पास है जो बाकायदा वहां से आप अंदर जा सकते हैं अफगानिस्तान टेरिटरी पे। तो अभी जो ये एंटी अमेरिकन वॉर चल रही थी तालिबान की और अमेरिका के अगेंस्ट में, तो उसमें बहुत सारी रिपोर्टें आई थी कि चाइना जो है वो तालिबान को मतलब हेल्प कर रहा था बाय वेपन्स उसी कॉरिडोर से। ये बिल्कुल मतलब साफ खबर है। तो तालिबान का और चाइना का तो उस टाइम से ही रिश्ता था जबकि ये अमेरिका को पुश आउट करने के लिए मतलब लड़ रहे थे और उनकी लड़ाइयां अलग अलग जगह हो रही थी। तो इनको ये असला प्रोवाइड कर रही थी चाइनीज। अब उसके बाद क्या हुआ है कि अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का, अफगानिस्तान का जो है वो एसेट फ्रीज कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसको कहा कि अब आप हुकूमत चलाएं। तो चाइना उसमें स्टेप इन ये हुआ कि चाइना का जो मेन मकसद है वो 2 मकसद है जो मैं समझता हूँ। एक मकसद तो ये है कि माइनिंग एक्टिविटी के ऊपर वो अपना पंजा मारना चाह रहा है कि अफगानिस्तान को पैसों की जरूरत है और उनके पास माइन है, और माइंस जो है वो बहुत ही मतलब रिच मिनरल्स मतलब प्रोड्यूस करती हैं, लिथियम प्रोड्यूस करती हैं, गोल्ड के माइन है और तरह तरह के माइन है जिनके ऊपर चाइना की नजर है। और वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को पैसे की जरूरत है, वेस्टर्न ममालिक पैसे नहीं देगा तो हम पैसे देंगे, उनके माइन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तो इनका ये बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि वो अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया और रशिया जाना चाहते हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, वो BRI के थ्रू।
तो ये काफी उसमें मेन जो मतलब ऑब्स्टिकल है या मेन जो रास्ता है वो अफगानिस्तान से ही है। अब वो रास्ता खुल गया क्योंकि अफगानिस्तान ने संधि कर दी है। अब अफगानिस्तान में जो है अब उस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, अभी तक तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। लेकिन मुझे यही लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो अब तालिबान जो है वो चाइना के साथ ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और इसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी जून की एक खबर थी जिसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान और ईरान एक रेलवे लाइन है खफ से हेरात तक। हेरात जो है वो अफगानिस्तान का ईरान के नजदीक तरीन शहर है, और एक एग्रीमेंट की भी खबर थी कि ईरान अफगानिस्तान के रास्ते से चीन तक एक रेलवे लाइन बना रहा है। तो ये एक तरह से अमेरिका के बिल्कुल काउंटर नैरेटिव जैसे बनने की तैयारी है। उसमें ईरान भी तालिबान की अफगानिस्तान की हुकूमत और चीन भी कनेक्ट कर रही है, और इधर ये BRI। तो ये बिल्कुल एक अलग सिचुएशन बनेगी जिसमें सियासी इसके बहुत बड़े बानी हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या क्या ऐसा लगता है कि ये जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है इसमें स्टेबिलिटी बज़ाहिर तो नजर आ रही है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन दुनिया क्या इनको कभी कबूल करेगी? क्या कुछ है, कहां रुकावट कहां है? आप चूंकि देखते हैं बहुत सी खबरों को, कहां रुकावट कहां है? देखिए, दुनिया का मतलब होता है अमेरिका, और दुनिया का मतलब होता है वेस्टर्न यूरोप, और कोई ममालिक का, कोई अफ्रीकन ममालिक का कोई दुनिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है, बल्कि इंडिया का भी कोई लेना देना नहीं है और किसी मुल्क का लेना। वो अमेरिका जो चाहेगा वही दुनिया है, और वेस्टर्न यूरोप जो चाहेगी वही दुनिया है, और जो अमेरिका चाहेगा वही वेस्टर्न यूरोप है। तो इस बात को आप मतलब ये है कि समझ लें। अब इसमें जो परेशानी वेस्टर्न यूरोप को है कि और अमेरिका को है कि उसके अपने मौक़िफ़ है, 3-4 है कि एक जो है वो औरतों के हुकूक दें आप, उसके बाद आप जो है मतलब इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, नदर्न अलायंस जो है उनके जो और मतलब कम्युनिटीज हैं वहाँ पे शिया लोग हैं, हज़ारा लोग हैं, और मतलब अलग पश्तून के अलावा जो और लोग हैं जो एथनिक ग्रुप है उनको आप हुकूमत में साझेदारी दें, टेररिज्म को ख़त्म करें, और उसके बाद सिक्योरिटी और इसको जो है वो बहाल करें। तो ये सब दुनिया के मौक़िफ़ हैं जिसपे तालिबान जितना कुछ कर रही है वो कर रही है, और इस पे अपोजिशन है दुनिया की कि हम जो है जब तक ये सही नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इस गवर्नमेंट को। तो ये दुनिया का मौक़िफ़ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तालिबान को तो अपनी कंट्री चलानी है, तालिबान को तो अपनी मतलब इकोनॉमी हालत दुरुस्त करनी है। तो उन्होंने अब जो मुझे समझ में आ रहा है ये BRI के बाद, और जो अभी आपने जिक्र किया ईरान के साथ, और इसके साथ साथ अभी मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था जिसमें तालिबान के लोग जो है वो मॉस्को गए थे, और वहां पे जो है काफी हद तक बहुत सारी चीजें, यहाँ पे रिपब्लिक भी थी जो इस टॉक्स में मतलब शामिल थी, मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स में। तो अब मुझे यही लग रहा है कि तालिबान जो है वो मतलब 2 रास्ते पे बैठे हुए हैं। एक रास्ता जो है ईरान और रशिया और चाइना के साथ है, उनको खींच रहा है उधर जाने के लिए। दूसरा जो है वो अमेरिका है जिसने तालिबान को जो है बैठाया है वहां पे, और तालिबान अमेरिका के ही मतलब खुशनुदी की वजह से वो मतलब अभी बरसरे इक़्तिदार है। तो लेकिन अब तालिबान का ये है कि अगर वो अमेरिका की वाहवाही करेगा और अमेरिका के गुण गाएगा तो उसके पास पैसे नहीं खाने के लिए, और जो अमेरिका का एजेंडा है जिसको अगर वो पूरा करना चाहता है तो उसके जो लोग हैं, जो उसके मतलब फॉलोअर्स हैं, वो उसके मुखालिफ हैं। दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान वो चाहता है अफगानिस्तान को अपने कैंप में रखने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदियों से एक वो मुल्क रहा है जो कि वेस्टर्न पावर और जो ओरिएंटल पावर है, ईस्टर्न पावर, खासकर रशिया, सोवियत यूनियन और पहले जार और क्या क्या ब्रिटिश सरकार, वो ये सब चीजें। तो अभी जो समझ में मुझे यही आ रहा है कि अभी अमेरिका ने मतलब अमेरिका के और बहुत सारे मेरे ख्याल में इंटरेस्ट होंगे, तो ये BRI के ऊपर उसने कोई बड़ा मतलब कोई ऐसा ये नहीं कहा अफगानिस्तान को कि आप ये ना करें। तो अभी तो सूरत हाल यही है। जी जी, बहुत बहुत
ये बहुत ही यानी जो तालिबान की सरकार है उस पर हम मुसलसल नजर रखे हुए हैं और सैयद अली मुश्तबा साहब वो बहुत ही तफसीलात हमें बताते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं भूटान की तरफ। भूटान में क्या कुछ है, ये पावर प्लांट्स की कहानी क्या है और उसमें भारत का क्या कनेक्शन है, क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये खबर जो है, ये खबर सिक्किम से आई है। अभी ये खबर जो है, ये मतलब एक डिजास्टर की खबर है और मैं तो जितना भी अखबार देखता हूँ या जो भी देखता हूँ, इसको प्रोमिनेंटली मतलब नोटिस नहीं लिया है नेशनल मीडिया ने। और इसका यही रीज़न है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो हालात हैं या नॉर्थ ईस्ट की खबरें हैं, मणिपुर तो एक अलग चीज़ है जो कि मतलब पूरे नेशनल मीडिया में आ गया। लेकिन सिक्किम में क्या हुआ है कि इंडिया ने एक बांध बनाया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर। ये सब माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे काफ़ी पानी जो है ऊपर से नीचे आता है, जिसको रोक के डैम बना करके उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब तैयार की जाती है। वो डैम टूट गया था, उसमें 100 लोग मर गए थे। मीडिया ने उसको समझ लीजिए कि बिल्कुल छोटा सा कोई एक कॉलम का कोई रिपोर्टिंग की थी, उसमें 100 लोग मरे थे। अगर एक ट्रेन डिजास्टर हो जाता है यूपी के अंदर तो हंगामा मच जाता है, उड़ीसा के अंदर अगर डिजास्टर हो जाता है तो ये डिजास्टर स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी को जो है कभी भी नेशनल मीडिया ने प्रोमिनेंटली नहीं मतलब ये किया था कि आखिर ये डैम टूटा तो क्यों टूटा। और आजकल जो है वो आप देख रहे होंगे बिहार में डैम टूट जाते हैं। मैं जब गोवा में था तो वहां गोवा में भी डैम टूट गया था। तो ये खबरें तो ये इसलिए होती है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या उससे पहले जो प्लानर होते हैं कि वो सरफेस की स्टडी नहीं करते हैं, जो कि मतलब जहां पे वो डैम बना रहे हैं कि वो जो मतलब सरफेस है उसको होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिजास्टर हो गया, 100 लोग मर गए और ये पानी जो है वो दार्जिलिंग के एरिया तक आ गया था। मुझे किसी ने कलिम्पोंग से फोन किया कि आजकल मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ हूँ और मैं वो जो जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं इनको मैं मतलब इनको हेल्प कर रहा हूं, मैं वो कर रहा। तो अब आ जाते हैं खबर भूटान में। भूटान की ये है कि भूटान में 2 डैम जो है वो इंडिया ने 14 डैम इंडिया बना रही है वहां पे, और वो सारे उनके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इंडिया ही हाथ में लिए हुई है। तो ये जो 2 डैम है ये अगले साल 2024 में, अब उसमें 2 महीने 3 महीने रह गए हैं जिसमें वो इनॉग्रेशन होने वाले हैं। अब जो भूटान के जो मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर जो है फिर से रिव्यू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम कोई डिजास्टर नहीं चाहते हैं, मतलब डैम बन जाए उसके बाद मालूम हुआ कि वो डिजास्टर हो गया, फिर हजारों लोग मर जाएंगे उसमें। तो उन्होंने उसको रिव्यू करने के लिए कहा है, इंडिया ने भी कहा है। अब इस पे बात जो यहाँ पर आ रही है कि वो जो डैम बने हुए हैं उसका जो सॉइल है जिसके ऊपर वो डैम खड़ा हुआ है वो बड़े ही मतलब शेकी इस पे है, वो किसी भी टाइम स्लिप कर सकता है जिससे कि मतलब वो डैम जो है नीचे आ जाएगा। तो खबर यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो 14 वहां पे हैं, तो 2 तो मतलब इनके ऊपर है कि अभी ये इनॉग्रेशन इसका होगा कि नहीं, डैम चलेगा नहीं। इसमें बात ये है कि ये जो डैम इंडिया बना रही है इसका मकसद है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्टर्न इलाका है, बंगाल है, आसाम है और उसके साथ मेघालय है और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे लोग हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इंडिया जो है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी वहां बनाएगी और वो खुद खरीदेगी, इंडिया खरीदेगी, जिससे भूटान को रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि मतलब ये है कि उसको रिव्यू करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये सिक्किम में ऐसा हुआ है तो हम भी इसको होने नहीं देंगे। तो यही खबर है अभी। तो अच्छा, इसके अलावा अब हम चलते हैं बांग्लादेश से आने वाली खबर पे कि जो शेख हसीना अपनी बेटी को प्रमोट कर रही हैं, वो क्या कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा मालूम हो कि देखिए, अब से पहले हमने बांग्लादेश को और कई तरीके से डिस्कस किया है। ये बिल्कुल एक नई चीज है क्योंकि उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो तो तकरीबन लुप्त होती जा रही है, उनका बेटा लंदन में है, लेकिन ये अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। क्या कुछ है ये बांग्लादेश से आने वाली खबर? ये बांग्लादेश की खबर जो है वो ये है कि इसी महीने 30 तारीख को और 29 तारीख को वो WHO की जो रीजनल ऑफिस है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑफिस, उसके
प्रेसिडेंट की जो है वो इलेक्शन होने वाली है, अभी तक तो इलेक्शन ही होने वाला है, जिसमें जो दो बड़े कंटेस्टेंट हैं जो कि मतलब अभी सामने आ रहे हैं, एक है नेपाल के, उनका नाम है शंभू आचार्य, और दूसरी है हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद, बांग्लादेश की बेटी, जिनका नाम है साइमा वाजिद। अब साइमा वाजिद जो है वो मतलब हसीना वाजिद वो ये चाहती है कि इस पोस्ट पे उनकी बेटी बैठे, और इसके लिए वो पूरे दुनिया में जो जो इनके वोटर हैं उनके पास जाके लॉबी कर रहे हैं। साइमा वाजिद को शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में जो अभी G20 समिट हुआ था दिल्ली में हाल ही में, वहां लेके आई थी, फोटो सेशन कराया था मोदी जी के साथ, और ये कहने के लिए कि मोदी जी अपना इन्फ्लुएंस यूज करें और जितने वोटर लोग हैं उनको कहें कि आप साइमा वाजिद को वोट दें। यहाँ तक के अभी जो यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली का सेशन हुआ था यहाँ पे न्यूयॉर्क में, उसमें भी जो है शेख हसीना वाजिद जो है वो अपनी बेटी को लेके गई थी और जो बाइडेन के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी कराई थी उन्होंने। तो अब जो बात चल रही है कि बांग्लादेश के जो मतलब हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इसमें आ गए हैं और उनका प्रोपगेशन कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है और ये कह रही है उनको, शंभू आचार्य को, आप बैठ जाएं और इलेक्शन ना लड़ें, और उसके बाद मतलब ये कि यूनानिमसली ये डिक्लेयर हो जाए। तो अब ये इलेक्शन जो है बड़ा पॉलिटिकली हीटेड हो गया है, और इसमें ये साउथ एशिया रीजनल ऑफिस है, मेरे ख्याल में मनीला में है या कहीं उसी तरफ है ये, जिसमें अभी जो रीजनल हेड है वो इंडिया की है, पूनम कटारी करके कोई मतलब खातून है जो कि उसको होल्ड कर रही है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये इलेक्शन होने वाला है। अब इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं मतलब वो भूटान एक है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और टिमोर है। तो ये सब कंट्रीज जो हैं वो वोट देंगी। और जब ये आई थी G20 के लिए शेख हसीना वाजिद, तो मोदी साहब से खासकर इसकी लॉबी की थी और उन्होंने कहा था कि आप अपना असर और रसूख जो है हमारे मतलब कैंडिडेट के ऊपर कीजिए जो हमारी बेटी है। अब यहाँ पे आ जाइए, मतलब दोनों कैंडिडेट जो है वो कौन है और क्या है, उनकी क्या मतलब क्रेडेंशियल्स है। तो शेख हसीना वाजिद की जो बेटी है साइमा वाजिद, वो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो एक ऑटिज्म जो होता है, जो बच्चे जो मतलब डिफॉर्म पैदा होते हैं या उनके मानसिक हालत ठीक नहीं होती है, उनको एक ऑटिज्म की बीमारी होती है, उसकी वो एक्टिविस्ट हैं बांग्लादेश में। तो यही उनका मेन क्रेडेंशियल्स है और सबसे बड़ा क्रेडेंशियल ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। उसके बरक्स जो दूसरे कैंडिडेट है, जो शंभू आचार्य है, वो 30 साल से हेल्थ इश्यू में जो है काम कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे हैं और उनकी क्रेडेंशियल जो है बहुत ऊपर है। मतलब अगर आप सीवी पे बात करें तो उनकी क्रेडेंशियल बहुत ऊपर है। और वहां के भी जो हेल्थ मिनिस्टर है नेपाल के और फॉरेन मिनिस्टर जो है नेपाल के, वो भी आ गए हैं बयानबाजी के इसमें। वो बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो भी दे रहे हैं बयानबाजी, ये भी बयानबाजी दे रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जो हमारे नेपाल के जो कैंडिडेट है शंभू आचार्य, ये बहुत ऊपर है सीवी के मामले में और उनके अपने मतलब क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स के मामले में। तो इनसे अच्छा तो दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं है। और मतलब शेख हसीना वाजिद की जो बेटी है वो है अपना। लेकिन अब ये देखिए कि अब इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी जी जो हमारे यहाँ परिवारवाद के खिलाफ बहुत सी बातें करते हैं, क्या वो बांग्लादेश में परिवारवाद को सपोर्ट करेंगे? ये एक बहरहाल एक देखने की चीज होगी, भारत किधर वोट करता है और प्रधानमंत्री जी क्या वाकई उनके लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने खास तौर पर अफगानिस्तान और चीन के बीच में जो कुछ संधि हुई है उसके बारे में बात की। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? जी, ये जो पहली खबर हम लोग BRI की बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, हम लोग तो मुस्तकिल इस बात की जिसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक ऑल्टरनेटिव जो BRI का जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने जिसको आपको कहा था, वो G20 में उन्होंने अनाउंस किया था, वो था कि इंडिया, वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, UAE मिलके एक
अलग मतलब पैरेलल BRI का पैरेलल जो है वो सप्लाई चेन और रूट जो है वो खड़ा करने की उन्होंने घोषणा की थी, और जो कि मतलब वाटर से और मतलब रोड से, मतलब इसकी वेस्ट एशिया के रोड से वो होता हुआ टर्की की तरफ जाएगा और वहां से जो है वो यूरोप जाएगा। तो ये बिल्कुल मतलब उसी तरह से है कि मतलब वो सोवियत यूनियन और रशिया की बात है कि रशिया जो है वो सोवियत यूनियन जो है ये कर रहा है, वो कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, और अमेरिका जो है ये कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट पे भी नजर रखनी है हमारी, क्योंकि वेस्ट एशिया में तो अभी भूचाल मचा हुआ है, वो तो आप कवर कर ही रहे हैं अपने मतलब प्रोग्रामों में। तो अब कहाँ जगह बची हुई है कि वहां पे रोड बने और इजराइल और सऊदी अरेबिया और UAE और ये सब मिल करके अमेरिका के मतलब झंडों के नीचे, या वो आगे आगे अमेरिका चलेगा, पीछे पीछे वो चलेंगे। अब तो ये भी बात हो रही थी कि यहाँ से जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, मतलब गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक, वहां से जो है वो पूरी शिप्स जो है वो जाएंगी वेस्ट एशिया, और वहां से अपने गुड्स को अनलोड करेंगी, वहां से ट्रक के जरिए जो है वो चलेंगी। अब इसमें टर्की भी आके कूद गया था, उसने कहा कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे ये कोई भी चीज, और बिना टर्की के रास्ते से वो यूरोप जा नहीं सकता है। तो ये जो घोषणा हुई थी हमारे G20 में, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पब्लिसिटी मिली थी इंडिया में भी और ग्लोबली में, कि ये जो है ये ऑल्टरनेटिव, चाइना का ऑल्टरनेटिव है और चाइना के BRI का ऑल्टरनेटिव है। तो इस पे भी हमें नजर रखनी चाहिए कि ये कहाँ तक इसको। ये बिल्कुल देखिए, मुझे इसमें सिर्फ एक वाकया याद दिला दूं अपने दर्शकों को, अब से पहले भी शायद एक आध बार मैंने याद दिलाया है, जब ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान, और उसके बाद एक प्रेशर बना कि अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि उससे हमें भारत को भी पाकिस्तान को भी काफी सस्ती गैस मिल जाती, और भारत में राजस्थान में आकर के पाइपलाइन कनेक्ट करती। उसके रोकने के लिए अमेरिका ने एक नया तमाशा शुरू किया, ये कहा कि ये तो नहीं होगी, लेकिन एक दूसरी गैस पाइप, और उसमें रीजन ये बताया गया कि पाकिस्तान ट्रबल्ड एरिया है, इसलिए कोई सिक्योरिटी नहीं है गैस रेगुलर आने की। उसके ऑल्टरनेट के तौर पर इतनी बड़ी बेवकूफी की बात की गई, उस पर आज तक 1 इंच काम नहीं हुआ। उसको बताया गया तापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। यानी उससे पहले अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान एक मुल्क, अब उसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया था, उससे मुसलसल जंगें हो रही हैं, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। इस नए G20 पे जो आए फार्मूला है, उस पर कोई काम हो पाएगा या नहीं, ये तो देखने की बात है। लेकिन अफगानिस्तान जैसे ट्रबल्ड एरिया में तालिबान से भी चीन ने एग्रीमेंट कर लिया है, ये उसकी सक्सेस स्टोरी बजाहिर नजर आ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन तेजी से दौड़ करके उस मकसद तक हासिल करता है और कौन पीछे रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर फ्राइडे को मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हर फ्राइडे को यह प्रोग्राम होता है जिसमें साउथ एशिया के तमाम मुल्कों की बड़ी खबरों को डिस्कस किया जाता है, और ये पूरे हफ्ते का एक प्रोग्राम हमने ये रखा हुआ है ताकि आप न सिर्फ मिडिल ईस्ट और दुनिया के दूसरे मुल्कों की खबरें आप तक पहुंचे, बल्कि पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है, भारत कहां खड़ा है, ये हमें आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।